आप सभी लोगों का अग्निपथ अकादमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन है। आज हम एक नई सीरीज मैं हूं ना सीरीज शुरू करेंगे। इसके तहत आपको प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये 10 क्वेश्चन आपके परीक्षा हॉल में बहुत काम आएंगे, इसलिए इस सीरीज का नाम मैं हूं ना सीरीज रखा गया है। ठीक, जिसमें आपको प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये 10 क्वेश्चन आपको विशेष रूप से परीक्षा हॉल में काम आएंगे, क्योंकि आप जब जा रहे होंगे और परीक्षा दे रहे होंगे उस समय आपको ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो परीक्षा हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप इस सीरीज का हमेशा प्रयोग करें और इन्हें याद करें। जब इसके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम एक प्रचंड 50 चलाएंगे, जिसमें इन 50 क्वेश्चनों का आपको रिवीजन कराया जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं नाम अजीब अजीब रखे हैं। नाम इसलिए अजीब रखे हैं क्योंकि आपको याद रहे इन चीजों के। इसके अलावा जब हम इस सीरीज को 10 क्वेश्चन करा लेंगे तो अपने पॉलिटी सेशन पर पुनः लौटेंगे, जहां पर आपको डीप स्टडी कराई जा रही है राज्य व्यवस्था की। यहाँ वही एक ऐसी चीज है जो आपको इस क्लास में विशेष रूप से मिलेगी। ये क्वेश्चन तो आपको अन्य कोचिंगों पर भी मिल सकते हैं, लेकिन जो आपको डीप स्टडी राज्य व्यवस्था की मिल रही है वो अन्य कोचिंगों पर नहीं मिलेगी। इसलिए हम शुरुआत करते हैं मैं हूं ना सीरीज से। इसमें क्वेश्चन रिपीट भी होंगे और जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उनको आप यहां ना लिखें, घर पर जाकर पुनः लिखें। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के अंत होने के बाद क्वेश्चनों को लिखें, जिससे आपका रिवीजन बना रहेगा। आप उस तरह से कार्य करेंगे जैसे किसी टेस्ट पेपर में कार्य करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तीर्थ कितने हैं? 18 बताए गए हैं और अध्यक्ष कितने बताए गए हैं? इसमें 27 बताए गए हैं। ठीक है। बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष। अब ये क्वेश्चन आपको पहले कराया गया है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल और बताएंगे अश्वघोष के बारे में। जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई, क्या हुई? बौद्ध संगति। तो शासक कौन था? कनिष्क। कौन था? और आपका अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अगला है कालिदास की कर्मभूमि। कालिदास की कर्मभूमि। कालिदास की कर्मभूमि क्या थी? उज्जैन। कर्मभूमि समझते हो? कालिदास को सुना आपने? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। लेकिन होना उल्टा चाहिए कि यूरोप के कालिदास कौन होने चाहिए? शेक्सपियर। लेकिन क्योंकि कालिदास जितने महान लेखक थे उतने शेक्सपियर भी नहीं थे, और कालिदास पुराने हैं, बहुत प्राचीन है, शेक्सपियर नहीं है। तो उज्जैन कहां पर है? आपको बताएं, मध्य प्रदेश में। कहां पर है उज्जैन? मध्य प्रदेश में। तो कालिदास की कर्मभूमि क्या है? उज्जैन। कालिदास किस शासक के समय थे? आपको पता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। आप अभी भी नहीं समझ पाए कौन थे चंद्रगुप्त द्वितीय? आप नहीं समझ पाए ना? इसके आगे मैं एक शब्द लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। आपने सुना होगा विक्रम बेताल, सुना है ना? वही वाले विक्रमादित्य हैं ये। आपने विक्रम बेताल नाटक देखा है? कहानी सुनी विक्रम बेताल की? सुनिए कहानी विक्रम बेताल की। जो उसके बेताल उसके पीछे बैठा रहता है। बेताल इनका मंत्री था वास्तव में। कहानी तो पता नहीं कैसे बना दी, पता नहीं मेरे को, लेकिन बेताल कौन था? इनका मंत्री था। और कालिदास इनके कवि थे, राजकवि थे। कौन थे? राजकवि। इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन रहते थे? नवरत्न। नवरत्न में एक रत्न कौन था? कालिदास। एक रत्न कौन था? बेताल। समय के साथ साथ आपको 9 रत्न बता दिए जाएंगे, लेकिन अगर आज ही आपको सारे 9 लोगों के नाम बता दिए तो आपका दिमाग क्या करेगा? फ्यूज कर जाएगा, उड़ जाएगा दिमाग। क्या हो जाएगा? और तो दिमाग उड़े ना, तो ये भी ध्यान रखना है। तो आपको कभी अभी क्या याद करना है? कालिदास की कर्मभूमि उज्जैन थी, मध्य प्रदेश थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ये दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न। कितने रहते थे? 9 रत्नों में एक रत्न कौन था? कालिदास। कौन था?
कालिदास। इसका मतलब उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत प्रेम होगा, वही तभी तो रहते हो वहां पर, ये दरबार लगाते होंगे। अब सांची का स्तूप, बहुत का स्तूप और दम्हेक स्तूप, ये सब कहां है? सांची का स्तूप कहां है, बरहुत का स्तूप कहां है और दम्हेक स्तूप कहां है, ये बताना है आपको। कोई जानता है ये बात? सांची का स्तूप कहां पर है? रायसेन। कहां पर है? रायसेन, मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप कहां पर है? रायसेन, मध्य प्रदेश। कहां पर है? रायसेन, मध्य प्रदेश में। और भरत का स्तूप सतना, मध्य प्रदेश। और दम्हेक स्तूप सारनाथ, सारनाथ, उत्तर प्रदेश। यह क्वेश्चन आ सकता है कि दम्हेक का स्तूप किस शहर में स्थित है, तो क्या कहेंगे आप? सारनाथ। और भरूच का स्तूप सतना, और सांची का स्तूप रायसेन में। कहां पर है ये? अलग अलग जिले हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सारनाथ कहां पर है। सारनाथ वाराणसी में है। कहां पर है? वाराणसी या बनारस। वाराणसी में एक स्थान है सारनाथ। क्या है? सारनाथ। सारनाथ वह स्थान है जहां पर बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। क्या दिया? पहला उपदेश दिया। इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश कहां पर है? वाराणसी में है। यहां पर दम्हेक स्तूप बना हुआ है, बहुत विशाल का स्तूप है, अब तो जर्जर हालत में है। भरत स्तूप सतना में है, सांची स्तूप रायसेन में है। दम्हेक स्तूप यह बनाया गया गुप्त काल में। किसमें बनाया गया? तो आपको लिखना क्या है अभी? गुप्त काल। दम्हेक स्तूप किसमें बनाया गया? गुप्त काल में। तो तराइन का तृतीय युद्ध, पहली बात तो ये तराइन कहां पर है? ये हरियाणा। कहां पर है? तराइन कहां पर है? हरियाणा में। और इसका तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? इल्तुतमिश बनाम याल्दूज। किसके बीच हुआ? इल्तुतमिश बनाम याल्दूज। किसके बीच हुआ? अब याल्दूज को आप नहीं जानते होगे, ना ही आपकी हिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण जो है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसके बाद शासक बना? सबसे बड़ी बात क्या आती है? इल्तुतमिश किसके बाद शासक बना? याल्दूज कर दो। आपने कभी मोहम्मद गौरी का नाम सुना है? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया। इससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद 1 साल बाद पुनः युद्ध हुआ, और जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसका मर्डर किया, या बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसका आंखें अंधा करके उसको अपने साथ ले गया वो अफगानिस्तान, और वहां पर जब पृथ्वीराज चौहान ने आंखें अंधी थी तो उनके कवि थे चंद्रवरदाई। कौन थे? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने एक दोहा कहा, और दोहे के आधार पर शब्द वेदी वाहन पृथ्वीराज चौहान ने चलाया, और उससे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण कहते हैं कि वो भारत में ही मरा था मोहम्मद गौरी। तो कहानियां क्या है, सत्य क्या है, इसके बीच में कुछ हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक बना। कौन बना शासक? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था तो वह दिल्ली से शासन नहीं करता था, वो लाहौर से शासन कर रहा था। कहां से कर रहा था? लाहौर से। उसमें दिल्ली में दिल्ली सल्तनत नहीं आई थी। लेकिन कुतुबुद्दीन के संग क्या हुआ? वो चौगान खेल रहा था। चौगान समझते हो? घोड़े पर बैठकर एक डंडा लेकर एक बॉल में मारो, ये एक सुगर को मारो, उसे चौगान कहते हैं। पहले सुगर को ही मारा जाता था, आजकल बॉल से ही मारा जाता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? चौगान। चौगान खेलते हुए वो घोड़े से गिरकर मर गया। अब बेचारा वो तो मर गया, तो अब कोई तो शासक बनेगा। तो उसमें से कौन था? एक था इल्तुतमिश और एक था याल्दूज। एक का और युद्ध हुआ था
तो इन सबको किसने हराया? इल्तुतमिश ने हरा दिया। दौड़ा दौड़ा के मारा। क्या किया इन्होंने? दौड़ा दौड़ा के मारा और याल्दोज हार गया। अब एक बात सोचो, इल्तुतमिश ने हराया, अब इल्तुतमिश चाहेगा कि वो लाहौर से शासन करे, क्योंकि हार तो गया है लेकिन बदला तो लेगा है। आपने वो गाना सुना है, दूध का कर चुगाना, मेरे मुन्ने मुझे भूल ना जाना। तो याल्दोज तो मर गया, लेकिन इसकी पत्नी होगी, उससे एक पुत्र हुआ होगा, उसने तो दूध पिया होगा उस मां का, तो दूध का कर चुकाने आएगा नहीं आएगा? तो इल्तुतमिश ने कहा इतना दूर पहुंच जा रहा हूं मैं कि दूध का कर चुकाने कोई आ ही ना पाए। तो इल्तुतमिश कहां पहुंच गया? दिल्ली। और उसने दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया किसी मुस्लिम शासक ने। वहां से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कौन था वो? और वैसे संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बात समझ में आ गया? गुलाम वंश कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? गुलाम वंश को समझते हो? जो मोहम्मद गौरी था उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, ये सही शासक बना। तो इसे कहते हैं गुलामों का गुलाम। क्या कहते हैं इसे? गुलामों का गुलाम। समझ में आ गई बात? तो तराइन का तृतीय युद्ध होता है इल्तुतमिश बनाम याल्दोज में। जब इल्तुतमिश अपना शासन दिल्ली में कर लेता है, आपने एक कहानी सुनी होगी चंगेज खान की। किसकी? चंगेज खान। चंगेज खान बहुत ताकतवर था, उसने मध्य एशिया को पूरा रौंद दिया। अब उम्मीद करते थे कि चंगेज खान किसी दिन भारत में भी आएगा। अब ये व्यक्ति क्या है, नया नया अपना साम्राज्य बना रहा है, ये इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि चंगेज खान से लड़ सके। और चंगेज खान पूरे मध्य एशिया को हरा के आ रहा है। वो उसके बारे में कहा जाता है कि जहां जाता वहां की जनसंख्या कम हो जाती, वो इतनी काट मार करता। वो केवल ऐसा नहीं कि जीतता ही, वो पूरे शहर के शहर अपनी तलवार से उड़ा देता, खूनों की नदियां बहती। समझ में आ गया? लड़कियों की मुंडियां काट देता, लड़कों के हाथ। समझ में क्या कह रहा हूं मैं? तो चंगेज खान अभी आ गया तो क्या होगा सोचो। तो चंगेज खान भारत की तरफ आने वाला था। इसका कारण क्या था? इसका जो मेन कारण था वो मंगवर्णी था। मंगवर्णी चंगेज खान से हारते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था बचने के लिए। तो मंगवर्णी ने कहा, क्या कहा? इल्तुतमिश से कहा कि हमारी सहायता करो, हमें चंगेज खान से बचाओ, ये राक्षस हमारे पीछे पड़ गया है। इल्तुतमिश होशियार था, उसने कहा कि राक्षसों से पंगा मत लो। चंगेज खान एक राक्षस था एक तरह का, जिसके पीछे पड़ गया उसे मार के मानता था। तो मंगवर्णी को इसने सहायता नहीं दी। क्या था? चालाक बनिया था। क्या था ये? चालाक बनिया ऐसा कि इसने सहायता ही नहीं दी उसे। उसने कहा हमारे राज्य मत आओ, जाओ। अब सोचो, एक ताकतवर आदमी है, उसे कोई व्यक्ति चाहिए मारने के लिए, और तुम उसके पास ले आओ, लो साहब ये लो। तो अब ये चंगेज खान इसको मारेगा? नहीं मारेगा ना। तो मंगवर्णी को लेकर चला गया वो वापस। तो अब इसने क्या कर लिया? अपना साम्राज्य बचा लिया। इतना होशियार बंदा था ये, बिना लड़े जीत गया। समझ में आ गई बात? नहीं, चंगेज खान इसको मारता, आज हम इसको पढ़ भी नहीं रहे होते। हम इतना पढ़ रहे चंगेज खान की आंधी में इल्तुतमिश बहे। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ? इल्तुतमिश बनाम याल्दोज के बीच हुआ। अब देखते हैं चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर को कहा जाता है। जहांगीर के काल को किसको कहा जाता है? अब ये मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब क्या है? अगर मुगल काल में चित्रकला संबंधित कुछ भी आएगा तो आप जहांगीर लगाओगे, बस यही गलती कर जाओगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यूरोपीय कला का पहली बार प्रभाव मुगल काल में चित्रकला में कब दिखाई देता है, तो आप समझ लो 90% जो विद्यार्थी हैं वो क्या लगाएंगे? जहांगीर लगाएंगे। लेकिन वहां पर अकबर होगा। तो मैं जब आगे आपको ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूंगा तब ये भी बता रहा हूंगा स्वर्ण काल तो जहांगीर का है, लेकिन यूरोपीय कला का पहली बार प्रभाव चित्रकला में अकबर के काल में आया। अब आपसे कोई ये पूछे मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत कब से हुई, तो अकबर के पापा के पास जाओगे आप। अकबर के पापा कौन थे? हुमायूं भैया। कौन थे? हुमायूं भैया। तो किसके पास जाओगे? हुमायूं अपने जीवन में लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही मर गया। लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। कैसे मर गया? हुमायूं
उन्हें जब शासन संभाला तो बाबर ने उससे कहा कि अपने शासन का कभी बंटवारा मत करना, लेकिन अपने भाइयों का ख्याल रखना। लेकिन हुमायूं ने अपने भाइयों में शासन का बंटवारा कर दिया, भाइयों ने दगा दिया और हुमायूं का शासन जाता रहा। एक शेर शाह सूरी नामक व्यक्ति का जन्म हुआ। उसने क्या किया, हुमायूं को हराया और हुमायूं को हराने के बाद उसके शासन पर कब्जा कर लिया। जब उसके शासन पर कब्जा कर लिया तो हुमायूं अफगानिस्तान भाग गया और जीवन भर लड़खड़ाता रहा। जब शेर शाह सूरी मर गया तो पुनः हुमायूं की दिल्ली में वापसी हुई। दिल्ली में वापसी करके उसने पुनः दिल्ली को जीता और पुनः बादशाह बना। बादशाह बनने के बाद जब 1 साल भी नहीं हुआ था, वो अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था और वहां से लड़खड़ाते लड़खड़ाते नीचे गिर गया और मर गया। इसलिए कहते हैं हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर गया। इसकी व्याख्या करें। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर आप अच्छी तैयारी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं इस सभी कहानी बता क्यों रहा हूं, क्योंकि आप इतिहास को जब पहली बार पढ़ेंगे तो आप पर इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ जाएगी। जब आप पर इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ जाएगी तो उसमें समस्या क्या आएगी, आप वहां कलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं चाह रहा हूं कि जब ये क्वेश्चन कराऊं तो ये सारी कहानियां बताता रहूं। 10 क्वेश्चन मुझे 7 मिनट 8 मिनट लगती हैं, लेकिन फिर भी ये कहानी बता रहा हूं जिससे आप बार बार सुन सको इन कहानियों को। बौद्ध संगति आ गई, बौद्ध संगति बहुत आती पेपर में, आपको याद नहीं रहेंगी, फिर आप बार बार सुनोगे तो आपको याद रहने लगेंगी चीजें। इसलिए मैं 10 क्वेश्चन नहीं करा रहा। जब मैं 10 क्वेश्चन करा रहा होता हूं तो करीब 40 क्वेश्चनों के आंसर दे रहा होता हूं वहां पर मैं। तो 10 क्वेश्चनों का फायदा क्या है कि आप 40-50 क्वेश्चनों को सुन रहे होते हैं, और जब सुन रहे होते हैं बार बार सुनने से क्या होता है, वो चीज अपनी जैसी लगने लगती है। समझ में आ गया? जब हम किसी को बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं तो कैसा लगने लगता है, अपना लगने लगता है। कैसा लगने लगता है, अपना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? फिर उसको अपना प्रपोजल देते हैं। हम क्या देते हैं, प्रपोजल देते हैं। अगर वो हां करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम किसी दूसरे पर को देखते हैं। हम एक जिंदगी में एक बार थोड़ी देख रहे होते हैं, 4-5। ऐसे हम इन क्वेश्चनों को भी क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ऐसा ही है। और जब ये हमें अपने से लगने लगते हैं तो फिर इन्हें याद करने लगते हैं। और जब हम प्रपोजल देते हैं, मतलब पेपर देने जाते हैं, तो जो आता है वो सही है, जो नहीं आता वो छोड़ देते हैं। तो ये भी सेम कैसा है, प्रेम कहानी जैसा है। पढ़ाई भी कैसी है, अगर इसको प्रेम कहानी समझोगे तो आपको पढ़ाई कठिन नहीं लगेगी। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कबर कहां पर है। एक ऐसा गवर्नर जनरल जिसकी कब्र भारत में है। अब सोचो, एक ही गवर्नर जनरल है जिसकी कब्र भारत में है और वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, तो महत्वपूर्ण हुआ या नहीं हुआ? तो कहां पर है, गाजीपुर। गाजीपुर कहां पर है, पता किसी को है? उत्तर प्रदेश। अलीमपुर बम मामले में मुकदमा चलाया गया, ये थे अरविंद घोष। कौन थे, अरविंदु घोष। कुछ अरविंद कहते हैं, कुछ अरविंदु कहते हैं, कुछ लोग महात्मा अरविंद कहते हैं इनको। इस मुकदमे के बाद इन्होंने एक आश्रम खोला, ये महात्मा बन गए, फिर जिन्होंने जीवन और उपदेश दिए। समझ में आ गया? जब आदमी के संग क्या होता है, ज्यादा अत्याचार होता है तो महात्मा बन जाता है। तो अरविंदु के संग भी यही हुआ। अगला है साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार था लॉर्ड वर्कनहेड। कौन था, लॉर्ड वर्कनहेड। लिख लो, लॉर्ड। कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त हुआ? यह वही अधिनियम है जिस अधिनियम के तहत यह कहा गया कि अब कंपनी भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। कोई भी अपना पन्ना ना पलटे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। मेरी तरफ देखें, केवल वीडियो की तरफ। अब आंसर दें। 1813। कौन सा था? तो लोग ऑफलाइन में 1853 बोल रहे हैं, वो एक बार अपने करें थू। क्या करें, थू। और जो वीडियो में देख रहे हैं अगर उन पर भी नहीं आता तो भी करें अपने आप पर थू। ठीक है? तो कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त हुआ? अधिनियम 1800। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1813 है तो अधिनियम ही। और ये करोड़ नहीं, करोड़ी। और ये करोड़ी था कौन? जिला अधिकारी। कौन था ये? आप लिख सकते हो, करोड़ी कौन था? जिला अधिकारी। करोड़ी कौन था? जिला अधिकारी। एक बार हम रिवीजन करेंगे
फटाफट, शॉर्ट, तेजी से। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त हैं। अर्थशास्त्र में तीर्थ या मंत्रियों की संख्या 18 बताई गई है। अध्यक्ष सचिव की संख्या 27 बताई गई है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। कालिदास की कर्मभूमि उज्जैन मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल हैं, अर्थात इनके दरबार में रहते थे। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में है। बरहुत का स्तूप सतना मध्य प्रदेश में है और दमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ वाराणसी में है और दमेक स्तूप को गुप्त काल में बनवाया गया था। तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश बनाम याल्दोस के बीच हुआ। तराइन हरियाणा में है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। अलीमपुर बम हमले में मुकदमा चलाया गया अरविंद घोष पर। साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार था लॉर्ड वर्केनहेड। कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त हुआ? अधिनियम 1813। और करोड़ी शब्द का राजस्व अधिकारी के लिए किसने प्रयोग किया? अकबर ने। करोड़ी एक जिला अधिकारी को कहा जाता था। इसी के साथ मैं हूं ना सीरीज में आपका आज का